फुल वेव रेक्टिफायर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा, जिसमें देखा कि एसी इनपुट के कम हाफ साइकिल के लिए हमको आउटपुट सिग्नल मिल रहा है, यानी 0 से पाई के बीच में इनपुट में ही हमको आउटपुट मिल रहा है, बाकी का आउटपुट 0 हो जा रहा है यहाँ पाई से 2 पाई के बीच में। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि कंप्लीट साइकिल यानी पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ दोनों के करस्पॉन्डिंग हमको आउटपुट मिलता है, रेक्टिफाइड आउटपुट मिलता है 0 से पाई के लिए पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये आउटपुट हमको मिलता है, यानी कंप्लीट 0 से 2 पाई कंप्लीट साइकिल के लिए हमको सिग्नल मिलता है। तो इसकी सर्किट, फुल वेव रेक्टिफायर की सर्किट क्या है? ये सर्किट डायग्राम है फुल वेव रेक्टिफायर की, जिसमें एक ट्रांसफार्मर होता है, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, और 2 डायोड होते हैं D1 एंड D2, और ये लोड के करस्पॉन्डिंग हम लोग आउटपुट मेजर करते हैं, ये कैलकुलेट करते हैं। तो फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग यहाँ देखते हैं कैसे वर्क करता है। ये 2 केस है, जब हम यहाँ पे AC अप्लाई करते हैं कंप्लीट AC, तो यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों मिलता है, यानी फर्स्ट हाफ साइकिल में जब इनपुट पे हमको पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है, यानी यहाँ पे भी पॉजिटिव सिग्नल हो जाएगा। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल। केस 1 क्या है? व्हेन इनपुट इज बिटवीन 0 एंड पाई, पहला केस है। तब इस केस में क्या होगा कि आपका ये डायोड D1 अगर ये पॉजिटिव है तो ये फॉरवर्ड बायस में होगा, यानी ये ऑन हो जाएगा, और D2 क्या है? D2 के P से यहाँ नेगेटिव कनेक्ट, यानी ये रिवर्स बायस में हो जाएगा और D2 ऑफ हो जाएगा। तो आपका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे आएगा? अगर डायोड आपने आइडियल कंसीडर किया है तो D1 जो है आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और D2 आपका जो है ओपन सर्किट हो जाएगा ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल। ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव है। ट्रांसफार्मर का प्राइमरी और सेकेंडरी, ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कॉइल पे अगर पॉजिटिव सिग्नल AC इनपुट अप्लाई हुआ तो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी का ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा और लोअर टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा। इस केस में D1 डायोड फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा और ये ऑन हो जाएगा। ऑन का मतलब यहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। डायोड आपने आइडियल माना है तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और डायोड D2 आपका ओपन सर्किट हो, यानी यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो आपका कंप्लीट करंट जो फ्लो होगा लूप में, वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, ये इस लूप में इस तरह से फ्लो होगा। आप यहाँ कंसीडर करिए करंट I, ठीक ना। तो ये करंट आपका डायोड से और लोड के थ्रू और सेंटर टैप ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल से आपका फ्लो करेगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना है कि सेंटर टैप ट्रांसफार्मर क्या है? फुल वेव रेक्टिफायर में सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज होता है, जिसमें ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी कॉइल में 3 आउटपुट टर्मिनल होते हैं, 3 वायर बाहर निकले होते हैं। एक वायर ये है, एक वायर ये सेंटर में और एक वायर वह। जब आप खुद से सर्किट कनेक्ट करेंगे, जब आप खुद से सर्किट बनाएंगे, अगर डिजाइन करना होगा फुल वेव रेक्टिफायर, तो आप क्या करेंगे, जब खरीद के लाएंगे बाहर से सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, तो उसके सेकेंडरी कॉइल से 3 वायर बाहर निकले होंगे, एक सेंटर में, एक यहाँ और एक यहाँ। तो आप क्या करेंगे, एक टर्मिनल से यानी वायर से एक डायोड कनेक्ट कर देंगे, दूसरे वायर से डायोड D2 कनेक्ट कर देंगे और मिडिल से यानी सेंटर वाली बीच की वायर से आप लोड को कनेक्ट कर देंगे और इस तरह से सिंपल सर्किट आप कंप्लीट डिजाइन कर लेंगे। तो इसी तरीके से ये इक्विवेलेंट सर्किट में आप देखेंगे कि यहाँ पे करंट I फ्लो हो रहा है। अब इस I को कैलकुलेट करिए कि कितनी वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी। अगर आपको डायोड आइडियल है तो ये शॉर्ट सर्किट होगा, अगर ये डायोड आइडियल नहीं है, प्रैक्टिकल है, तो क्या होगा, यहाँ पे डायोड इक्विवेलेंट सर्किट में हमने देखा था कि डायोड के करस्पॉन्डिंग एक यहाँ पे वोल्टेज हो जाता है, जिसको कहते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज VF, और इसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस भी होता है। डायोड के सीरीज में रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट कर दीजिए। फॉरवर्ड कंडीशन में सीरीज रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम लोग लिखते थे RF, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। रिवर्स में भी यहाँ एक रेजिस्टेंस रिवर्स वाइज कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वैल्यू मेगा ओम ऑर्डर की होती है, इसलिए ओपन सर्किट ही कंसीडर करके चलते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। तब इस I करंट को कैलकुलेट करिए, कैसे कैलकुलेट होगा, ये कंप्लीट बंद लूप में, आपका क्लोज्ड लूप में आपको I कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करते हैं,
किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, किसी बंद परिपथ में सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी इन क्लोज्ड लूप द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेज इज ऑलवेज जीरो। ये इसका स्टेटमेंट है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो इतना जान लीजिए। तो इसमें क्या है, क्लोज लूप आपको ये दिख रहा है, यहाँ तो लूप क्लोज है नहीं, यानी इस डायोड D2 से कोई करंट नहीं फ्लो होगा। तो इस करंट कंप्लीट लूप में करंट कैलकुलेट करिए, यानी इसके क्रॉस वोल्टेज निकालिए, डायोड का वोल्टेज दिया ही है, लोड के क्रॉस वोल्टेज निकालिए और ट्रांसफार्मर के क्रॉस वोल्टेज निकालिए, फिर सबको जोड़ दीजिए और जोड़ करके बराबर जीरो लिखना है। यही किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है, ये लॉ है, ठीक ना। तो एक चीज़ और देखिए, अगर ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी कॉइल जो है, इसमें इंडक्टेंस के साथ साथ इसमें रेजिस्टेंस भी होता है, क्योंकि ये मेटल वायर से बना होता है, तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस में जरूर होता है। इस रेजिस्टेंस को अगर हम कंसीडर कर लें RS, यानी सेकेंडरी कॉइल का जो रेजिस्टेंस है उसको RS से हमने डिनोट कर दिया, तो इसका जो यहाँ पे सेंटर टाइप यानी हाफ यूज हो रहा है, कंप्लीट लूप में हाफ कॉइल यूज हो रहा है सेकेंडरी का, तो यानी इसका रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा फर्स्ट हाफ साइकिल में, यानी RS/2 हो जाएगा। तो अब इसमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से आप निकालिए, अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ आप अप्लाई करेंगे तो इसमें जो है वोल्टेज निकालिए, यानी I करंट फ्लो हो रही है और ये रेजिस्टेंस RF है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ वोल्टेज हो जाएगा। यहाँ डायरेक्ट वोल्टेज दिया गया है, लोड के क्रॉस वोल्टेज I मल्टीप्लाई बाई RL कर देंगे और यहाँ पे RS/2 है तो इसमें I से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी तीनों चारों कंपोनेंट के क्रॉस वोल्टेज निकल आएगा। तब वोल्टेज के लिए पहला कंपोनेंट क्या है, I इंटू RF, यानी इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ये हो जाएगा। फिर VF फॉरवर्ड वोल्टेज डायरेक्ट दिया गया है यहाँ पे VF, और लोड के क्रॉस वोल्टेज RL मल्टीप्लाई बाई I, क्योंकि आप जानते हैं वोल्टेज इक्वल टू रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई करंट, और ट्रांसफार्मर कॉइल के करस्पॉन्डिंग RS/2I ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई किया है, यानी यहाँ माइनस है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती है, माइनस यहाँ पे भी कंसीडर होगा, ठीक ना। तो इस पे जो इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, इनपुट वोल्टेज AC इनपुट वोल्टेज हमने यहाँ कंसीडर किया था कि AC इनपुट वोल्टेज का जो इक्वेशन होता है वो इनपुट के लिए लिखते हैं VM sin ω/t। ये आपने इनपुट से यहाँ AC इनपुट अप्लाई किया है जो यहाँ पे आपके आएगा। तो कंप्लीट क्या है, VM यहाँ पे पीक वोल्टेज है, ω एंगुलर फ्रिक्वेंसी, T टाइम है साइन वेव के लिए। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट लिख दिया। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ करंट देखिए आपके नेगेटिव टर्मिनल में इंटर कर रही है, तो ये कंप्लीट वोल्टेज नेगेटिव लिखेंगे। यहाँ देखिए इस वोल्टेज के पॉजिटिव में इंटर कर रही है, तो यहाँ पे हमने VF पॉजिटिव लिखा है, B के पहले प्लस लिखा है। तो टोटल लूप के अंदर जो आपका वोल्टेज आया है वो आएगा RFI प्लस VF प्लस RLI RS/2I माइनस VM sin ω2 इक्वल टू 0। इन सब का अलजेब्रिक सम जो है आपका 0 आया, यही किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है। इसको और सिंप्लीफाई करिए, और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा ये, इन सभी में से I को कॉमन ले लीजिए, I बाहर आ गया, RF प्लस RL प्लस RS/2 इक्वल टू VM sin ω/t, इधर VF प्लस है तो इधर आके हो जाएगा माइनस VF, या I इक्वल टू हो जाएगा, I इक्वल टू ये आपका हो जाएगा VM sin ω/t माइनस VF डिवाइडेड बाई RF प्लस RL प्लस RS/2। ये कंप्लीट जो है आपका करंट का फार्मूला आपने डिराइव कर लिया फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, ठीक ना। यही करंट हम लोगों ने जो है, यही करंट हम लोगों ने यहाँ देखा था। ये IL आपका I जो करंट है वो लोड से फ्लो हो रहा है, इसलिए IL I दोनों एक ही बात है। तो IL इक्वल टू ये आपने फार्मूला ड्राइव कर लिया, ठीक ना। इसी तरीके से सेकंड केस के लिए, सेकंड केस के लिए मीन्स जब यहाँ पे आपका निगेटिव हाफ साइकिल इनपुट पे आ रहा है, यानी अब की बार इस केस में ये टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा और ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा। इसके लिए इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। इसके लिए यहाँ पे ये डायोड ओपन सर्किट हो जाएगा और ये क्लोज सर्किट हो जाएगा। तो
तो इसमें जब किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे तो करंट की वैल्यू जो आएगी वो न्यूमेरिक इक्वेशन में वो सेम आएगी, जो यहाँ आपने कैलकुलेट किया यही सेम आएगी, ठीक ना। तो इसको हम लीव कर देते हैं आप लोग दोनों केस के लिए, केस 1 के लिए और केस 2 के लिए, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल में और नेगेटिव हाफ साइकिल के इनपुट के लिए आप आउटपुट पे लोड के क्रॉस जो करंट है क्या आएगा, इसको कैलकुलेट करना है। तो आई की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे बिल्कुल जैसे हमने केस 1 में कैलकुलेट किया है। आइडियली ये तो प्रैक्टिकली आपने देखा, सर्किट से ये फार्मूला डिजाइन किया आपने। आइडियली क्या होता है, करंट जो होता है वो होता है इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाई लोड, यानी Vm साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई RL, या Im इक्वल टू हो जाएगा Vm अपान RL। तो ये आइडियल वैल्यू भी आप याद कर लीजिएगा। फुल वेव रेक्टिफायर को यहाँ डायग्राम से समझिए। जब आपने वोल्टेज अप्लाई किया, पॉजिटिव साइनोसाइडल वोल्टेज अप्लाई किया, तो यहाँ पे इसका पॉजिटिव पीक है और माइनस पीक। पॉजिटिव पीक को जो है Vm से डिनोट किया है और नेगेटिव पीक को माइनस Vm से। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको करंट और वोल्टेज दोनों मिलेगा, और दोनों सिग्नल के करस्पॉन्डिंग, पॉजिटिव के करस्पॉन्डिंग आपको करंट मिल रहा है पॉजिटिव, इस नेगेटिव सिग्नल इनपुट के करस्पॉन्डिंग में आपको पॉजिटिव मिल रहा है। कैसे मिल रहा है ये आपने यहाँ पे देखा कि फर्स्ट हाफ साइकिल में जो है एक डायोड की वजह से आपको करंट मिलेगा, सेकंड हाफ साइकिल में आपको दूसरी डायोड की वजह से करंट मिलेगा, यानी कंप्लीट आपको करंट मिल रहा है। इसी तरीके से ये करंट आपको मिलेगा हमेशा। ये फुल वेव रेक्टिफायर है। करंट की बात करिए, अगर वोल्टेज की बात करेंगे तो ये भी आपको मिलेगा, ठीक ना। अब देखिए पिछले हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने कैलकुलेट किया था, ये आप में इस आउटपुट में AC DC दोनों हैं, ठीक ना। तो DC की वैल्यू क्या होगी, इसके बीच एवरेज होता है ना, इस पूरे का एवरेज कहीं यहाँ ऐसे होगा बीच में। या वोल्टेज DC की बात करेंगे तो ये भी कहीं बीच में होगा। इसका डायग्राम में हमने ये शो कर दिया है, और इसको कैलकुलेट करने के लिए भी फार्मूला देखते हैं क्या होता है। तो ये आप डायग्राम बना लेंगे एग्जाम में। चलिए अब जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने देखा था, वैसे फुल वेव रेक्टिफायर के केस में DC वैल्यू क्या होगा। DC वैल्यू फिर वही होगा फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, आई DC इक्वल टू 1 अपान पाई 0 टू पाई Im साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअली देखिए वहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर में था 1 अपान 2 पाई था, लेकिन यहाँ पे 1 अपान पाई हमने लिखा सिर्फ, क्योंकि आपको 1 अपान 2 जो होता है, आधा जो होता है हाफ वेव के लिए होता है। अब की बार फुल वेव मिल रहा है तो 2 आपका हट जाएगा, तो यहाँ पे 1 अपान पाई आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे जब आगे सिंप्लीफाई करेंगे इस इंटीग्रेशन को, तो आपको ये DC करंट मिल जाएगा 2 Im अपान पाई। जो बच्चे अभी कोर्स कर रहे हैं उनको इसको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, है ना। ये साइन ओमेगा टी का होता है आपका माइनस कॉस ओमेगा टी 0 टू पाई, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। फिर वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको डायरेक्ट ये याद रहना चाहिए। तो DC करंट मिल गया तो DC वोल्टेज भी मिल जाएगा, लोड से मल्टीप्लाई करेंगे आप डायरेक्ट, और आइडियली होता है 2 Vm अपान पाई। इसी तरीके से RMS वैल्यू आपकी क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये हमने बताया था कि पहले रूट लेना है यानी 1/2 करना है पूरे करंट का, फिर मीन लेना है 1 अपान पाई इंटीग्रेशन और स्क्वायर कर देना है, इस करंट का स्क्वायर करना है। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे आप, अब आप कर लेंगे, हाफ वेव का हमने किया था, तो ये आपका आ जाएगा RMS वैल्यू इक्वल टू Im अपान √2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये सबको याद रखना होगा आपको। फिर यहाँ पे आपको VRMS भी कैलकुलेट कर लेंगे। IRMS कैलकुलेट कर लिया, लोड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका VRMS। देखिए देखने में तो बहुत ढेर सारे फार्मूले हो जा रहे हैं, लेकिन सब को रिलेटेड हैं एक दूसरे से। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए एक बार आपने मेहनत से पढ़ लिया तो फुल वेव रेक्टिफायर उसी तरीके से है, को रिलेटेड है, ठीक ना। तो मेहनत आपका इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा जितना अभी लेक्चर में लग रहा है, तो इसको आप अपने से पढ़िएगा तब आपको लगेगा कि ये सिंपल है, सरल है। और आइडियली हो जाएगा Vm अपान √2। अब आप और को रिलेट कीजिए, VRMS हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में होता है सीधे Vm अपान 2, यहाँ रूट लग गया है, तो अपना ट्रिक है याद करने का और समझने का, करते रहिएगा। रिपल फैक्टर ये आपका है, रिपल फैक्टर इज डिफाइंड एज VRMS
डिवाइडेड बाई वी डी सी का होल स्क्वायर -1। जब वी आर एम एस वी डी सी कैलकुलेट कर लिए हैं, यहाँ वैल्यू जब रखेंगे आप तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.48 रिपल फैक्टर फुल वेव के केस में। ये सब वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। इसी तरीके से फॉर्म फैक्टर फुल वेव केस में हो जाएगा ये वैल्यू 1.11। क्रेस्ट फैक्टर हाफ वेव रेक्टिफायर में 2 था, यहाँ फुल वेव रेक्टिफायर में √2 हो गया क्रेस्ट फैक्टर फॉर्म फैक्टर। ठीक है, तो जो बच्चे अभी पढ़ाई स्टार्ट किए हैं वो इतने सारे पैरामीटर्स को जो है सबको नहीं रखना, कुछ पैरामीटर आप स्किप कर सकते हैं अगर आप बोर हो रहे हैं तो। लेकिन जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको इन सब को लेके चलना पड़ेगा, सबसे क्वेश्चन बनते हैं। इस केस में इफिशियंसी क्या होगी? इफिशियंसी की डिफिनीशन वही है डीसी आउटपुट पावर डिवाइड बाई एसी इनपुट पावर। तो डीसी वैल्यू रख दो, एसी वैल्यू रख दो और फाइनली आपका ये फार्मूला आ जाएगा सिंप्लीफाई करने पे। अब ये सिंप्लीफाई करने यानी जोड़ घटा गुणा भाग ये सब आप कर लेंगे, ठीक ना। यह आ जाएगा 0.812। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम एफिशिएंसी फुल वेव रेक्टिफायर की है आपकी 81.2%, जबकि हाफ वेव की थी 40.6%। ये एग्जैक्ट वैल्यू भी याद रखिएगा, इससे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर का मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होगा या फुल वेव रेक्टिफायर का मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होगा। यहाँ भी जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर में आपने पढ़ा था, फुल वेव रेक्टिफायर के केस में भी पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है। पीक इनवर्स वोल्टेज हमने बताया था कि ये वह वोल्टेज है जो डायोड पे आप अप्लाई कर सकते हैं। रिवर्स बायस में मैक्सिमम वोल्टेज जो अप्लाई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे डायोड आपका जो बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। तो ये PIV पीक इनवर्स वोल्टेज का वैल्यू क्या होता है 2 VM। हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में था, ये फुल वेव रेक्टिफायर के केस में है। हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में PIV आपका था ये सिर्फ VM। तो ये अलग करके देखना पड़ेगा कि हाफ वेव में क्या था, फुल वेव में क्या था। यह था 2 VM। ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर सेम डिफिनेशन है, हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर दोनों केस में जो है सेम है, ठीक है। तो रिपल फ्रीक्वेंसी, अच्छा ये देखिए कुछ अलग आ गया। रिपल फैक्टर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये रिपल फ्रीक्वेंसी कितनी है, यानी आउटपुट पे जो AC है उस AC की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ठीक ना। तो उस केस में जो है आउटपुट पे जो फ्रीक्वेंसी है फुल वेव रेक्टिफायर के केस में ये 2 मल्टीप्लाई बाई सप्लाई फ्रीक्वेंसी, यानी घर की सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स होता है और अगर फुल वेव रेक्टिफायर यूज करेंगे तो उसमें रिपल की फ्रीक्वेंसी जो होगी 2 मल्टीप्लाई बाई 50 यानी 100 हर्ट्स। हाफ वेव रेक्टिफायर है तो ये सीधे सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं और बहुत सिंपल है पढ़ना आपको। देखिए PIV पीक इनवर्स वोल्टेज हाफ वेव रेक्टिफायर, PIV फुल वेव रेक्टिफायर, रिपल फ्रीक्वेंसी, यहाँ से रेगुलर क्वेश्चन बनते रहते हैं एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर इज आल्सो ए फुल वेव रेक्टिफायर, मीन्स इनपुट के कंप्लीट साइकिल के लिए 0 से 2 पाई के लिए आपको आउटपुट पे सिग्नल मिल रहा है, तो ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर है। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ब्रिज रेक्टिफायर भी यही करता है कि कंप्लीट इनपुट सिग्नल को, बाई डायरेक्शनल सिग्नल को यूनिडायरेक्शनल सिग्नल यानी सिर्फ पॉजिटिव सिग्नल में कन्वर्ट करता है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन सिग्नल को सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है फुल वेव रेक्टिफायर, और यही काम ब्रिज रेक्टिफायर भी करता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास ऑलरेडी एक फुल वेव रेक्टिफायर है जिसको हम पढ़ चुके हैं, तो फिर से ब्रिज रेक्टिफायर की क्या जरूरत है सेम एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर के लिए अभी हम यहाँ कंपैरिजन करेंगे कि ब्रिज रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में क्या है, इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले इसका डिजाइन और इसकी वर्किंग ऑपरेशन आप डिस्कस कर लीजिए कि कैसे वर्क करता है, उसके बाद ये चीज़ें इजीली आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो पहले आते हैं हम लोग इसके सर्किट डायग्राम में। तो ब्रिज रेक्टिफायर के केस में क्या होता है कि यहाँ पे हम AC इनपुट अप्लाई करते हैं। यहाँ भी एक ट्रांसफार्मर होता है लेकिन यहाँ सेंटर टैप नहीं होता है। हाफ फुल वेव रेक्टिफायर में हमने देखा था कि यहाँ पे सेंटर टैप यानी सेंटर से भी एक वायर बाहर निकला हुआ था। तो ये एक सिंपल ट्रांसफार्मर है जिसपे AC इनपुट अप्लाई किया जाता है प्राइमरी पे और सेकेंडरी पे ये कपल्ड हो जाता है, सेम वैल्यू। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, यहाँ 4 डायोड यूज करके एक ब्रिज बनाया गया है और इसी
ब्रिज की वजह से ही इसका नाम ब्रिज रेक्टिफायर, जिसमें 4 डायोड है और उसमें एक साथ 2 डायोड कंडक्ट करके जो है कंप्लीट आउटपुट पे आपको वोल्टेज या करंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक ना। तो इसमें देखो 4 डायोड है, D1, D2, D3, D4, और फुल वेव रेक्टिफायर में सिर्फ 2 डायोड था। तो हम यहाँ 4 डायोड क्यों यूज करें अगर 2 डायोड में हमारा काम हो जा रहा है ना। तो आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर को किसको कब क्यों यूज करें, रिलेटिव एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। तो इसकी वर्किंग देखिए, केस 1, फिर आपने कंप्लीट अगर साइकिल एसी इनपुट किया है तो 0 से पाई तक पॉजिटिव होगा और पाई से 2 पाई तक ये नेगेटिव सिग्नल होगा। तो ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट दैट इज 0 to पाई, यानी जब आपने इनपुट पे 0 से पाई सिग्नल जो है अप्लाई किया है तो फिर ये डायोड कैसे बिहेव करेंगे, ये और केस 1 है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। चलो यहाँ देखते हैं, ये हमने इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया है, इस ब्रिज रेक्टिफायर के इक्विवेलेंट सर्किट। तो ट्रांसफार्मर अपनी जगह पे है और एसी इनपुट यहाँ पे आपने अप्लाई किया है, 0 से पाई के लिए सिर्फ स्टडी करेंगे। तो जब यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल आपके ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल पे, सेकेंडरी कॉइल पे भी जो वही पॉजिटिव सिग्नल कपल्ड होगा, यानी यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव होगा। तो जब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो कौन कौन डायोड देखिए फॉरवर्ड बायस में है। सबसे पहले देखिए जो फॉरवर्ड में है वो ऑन हो जाएगा, जो रिवर्स बायस में है वो ऑफ हो जाएगा। तो यानी पॉजिटिव यहाँ है और ये नेगेटिव यहाँ है। तो इस पॉजिटिव से पी करंट, यानी ये फॉरवर्ड बायस में हो गया, ये तो कनेक्ट कर जाएगा, लेकिन यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट, इसका एन साइड पॉजिटिव से कनेक्ट है तो ये रिवर्स बायस में यानी ऑफ हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए नेगेटिव सिग्नल एन से कनेक्ट, यानी ये डायोड फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा और ये डायोड रिवर्स बायस में हो जाएगा, ठीक है। तो जब फॉरवर्ड बायस में जो हो जाएगा डायोड, यानी ये D1 है और ये D3 है, D1 D3 को हमने शॉर्ट सर्किट से शो कर दिया है, और जो ऑफ है डायोड यानी D4 एंड D2, ये दोनों डायोड आपका रिवर्स बायस में, इसलिए हमने ओपन सर्किट से इसको रिप्लेस कर दिया है। लोड अपनी जगह पे, इसी के क्रॉस हमको जो है आउटपुट लेना है। तो इसको हमने देखिए यहाँ लिख भी दिया है, D1 एंड D3 विल बी ऑन, D2 एंड D4 विल बी ऑफ ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल, ठीक ना। तो आप जब लिखेंगे अपनी कॉपी में, लैंग्वेज लिखना होगा तो आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जैसे लिखेंगे कि व्हेन वी अप्लाई सिग्नल इनपुट on the primary of transformer between 0 and pi, then diode D1 and D3 will be forward bias that is on, and diode D2 and D4 will be reverse bias that is off। ऐसा होने के बाद, इतना लिखने के बाद फिर आप देखेंगे कि इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है। करंट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो करंट का जो है इसमें देखना पड़ेगा ना कैसे फ्लो कर रहा है। तो करंट मान लो आपका यहाँ प्राइमरी से स्टार्ट हुआ, ठीक ना, ये करंट का डायरेक्शन है। डायोड यहाँ इधर आएगा नहीं क्योंकि यहाँ ओपन सर्किट है, तो पूरा का पूरा करंट इसी डायरेक्शन में आएगा। फिर यहाँ आएगा, इस नोड पे इधर आएगा नहीं करंट क्योंकि ओपन सर्किट है, फिर ये लोड से होके जाएगा करंट, है ना। तो लोड से होके फिर यहाँ करंट आ गया आपका, फिर अब इधर नहीं जाएगा करंट क्योंकि ओपन सर्किट है, तो टोटल का टोटल करंट ये आएगा आपका इस डायरेक्शन में, यानी करंट D1 एंड D3 के थ्रू फ्लो हो रहा है। फिर ये सेकेंडरी से होते हुए आपका जो है कंप्लीट लूप बना लेगा। आपको पता है करंट हमेशा लूप में फ्लो होता है, अगर सर्किट कहीं ब्रेक है तो करंट फ्लो नहीं होगा, सर्किट कंप्लीट है तो ये इस तरह से ये करंट का फ्लो होगा। तो इस करंट को आपको कैलकुलेट करना है तो पिछली ही KVL से कैलकुलेट कर लेंगे आप, ठीक ना। यहाँ पे करंट आपको डायोड के क्रॉस जो है आपको पता है वोल्टेज क्या होता है, V फॉरवर्ड, सिलिकॉन के केस में 0.7 न्यूमेरिकल वैल्यू पता है। रेजिस्टेंस भी आपको अगर दिया है तो ठीक है, नहीं सिंपल अगर आपको जो है डिराइव करना है फार्मूला तो रेजिस्टेंस को आप कंसीडर ही मत करो, इग्नोर कर दो, RF मान लो है ही नहीं है, या इसको आइडियल डायोड मान लो तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो आपका टोटल करंट हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो अप्लाइड वोल्टेज यहाँ पे आपका पता है AC वोल्टेज होता है Vm साइन ओमेगा t, ये वोल्टेज है आपका। तो ये जगह Vm साइन ओमेगा t डिवाइडेड बाई टोटल लोड RL। जब आप डायोड को आइडियल मान लेंगे तो ये आपका करंट हो जाएगा आउटपुट। बिल्कुल सिंपल है, टोटल वोल्टेज आपने अप्लाई किया Vm साइन ओमेगा t और लोड से डिवाइड कर दिया तो आपका टोटल करंट आ गया। इसकी करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी,
जो कैलकुलेटेड करंट है ये IL विल बी इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, ये आप जानते हैं RS के वहाँ हाफ वेव रेक्टिफायर में ट्रांसफार्मर सेकेंडरी का आधा यूज होता है, इसलिए RS/2 था। यहाँ पे RS है, यहाँ पे 2 डायोड है तो फॉरवर्ड वाइज में 2 डायोड एक समय रहेंगे, इसलिए 2 RF है। यही छोटी छोटी बात ध्यान रख। इसी तरीके से सेकंड केस देखिए, सेकंड केस में क्या होगा, ड्यूरिंग सेकंड हाफ साइकिल ऑफ AC इनपुट। सेकंड हाफ साइकिल का मतलब ये है, ये नेगेटिव जब पल्स आपका इनपुट पे अप्लाई हुआ, यानी पाई से 2 पाई के बीच में, प्राइमरी पे जो अप्लाई होगा वही सेकेंडरी पे आ जाएगा कपल्ड होके। तो यहाँ पे ये टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा, ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक ना। तो इस केस में क्या होगा कि D1 एंड D3 ऑफ हो जाएगा, आपका रिवर्स बायस में हो जाएंगे, और D2 एंड D4 आपका ऑन हो जाएगा, नहीं फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। देखिए जब यहाँ पे आप नेगेटिव रखेंगे अप्लाई किए हैं, यहाँ पॉजिटिव जो है, तो ये आपका D1 है और ये आपका D2 है, ये आपका D3 है, ये आपका D4 है। तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ P है D1 का, यहाँ से सर्किट से आप देख सकते हैं, यहाँ डायोड का D1 का P है और ये नेगेटिव सेकंड हाफ साइकिल में है, तो ये रिवर्स बायस में हो जाएगा। इसी तरीके से रिवर्स एंड फॉरवर्ड बायस कंसीडर करते हुए आप देख लेंगे कौन सा डायोड इस समय ऑन है, कौन सा ऑफ है। तो अब इस समय के जो आपका करंट होगा क्या होगा, करंट की वैल्यू क्या होगी, देखिए सेकेंडरी से करंट स्टार्ट होगा, सेकेंडरी पॉजिटिव से करंट स्टार्ट होगा। हम कंसीडर करते हैं, कहीं से भी कंसीडर कर सकते हैं आप। तो एक ये करंट डायरेक्शन का एक स्टैंडर्ड होता है और वो हमने पॉजिटिव से यहाँ पे यूज किया। करंट यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट हुआ है, तो इस नोड पे पहुँचेगा तो यहाँ डायोड ओपन है D3, तो इधर करंट जाएगा, टोटल करंट D2 से फ्लो होगा, ठीक है, टोटल करंट D2 से फ्लो होगा। इस नोड पे आएगा, करंट आगे जाएगा नहीं, टोटल करंट आपके RL से आएगा। ये आपका लोड है RL, यानी टोटल करंट आपके लोड से फ्लो होगा और ये आगे बढ़ेगा। फिर इस नोड पे पहुंचेगा तो इधर करंट आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ ओपन सर्किट है, तो करंट इधर D4 से होके जाएगा, यहाँ शॉर्ट सर्किट है, और ये कंप्लीट आपका साइकिल बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं करंट का लूप क्या है, करंट यहाँ से स्टार्ट हुआ D2 और D4 के थ्रू फ्लो हो रहा है, ठीक। तो यहाँ भी आप I कैलकुलेट कर लेंगे, यानी करंट की वैल्यू सेम फार्मूला आएगा, VM साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई RL। तो यानी आपने देखा कि ब्रिज रेक्टिफायर में भी जो है कंप्लीट आपको आउटपुट पे 0 to पाई के लिए ये सिग्नल मिल रहा है, फिर पाई से 2 पाई के लिए भी सिग्नल ये मिल रहा है, ये पाई एंड 2 पाई। इन फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग आप यहाँ से समझ गए। तो बात ये कि फुल वेव रेक्टिफायर सिंपल, जो सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर भी उसका नाम है, फुल वेव रेक्टिफायर हमने पढ़ा, और ब्रिज रेक्टिफायर। तो दोनों का जब सेम वर्क है, सेम काम है, तो हम 2 सर्किट क्यों यूज करें, एक ही से क्यों नहीं काम चल जाएगा हमारा। तो इसका रिलेटिव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इसको पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है, कंपैरिजन करते हैं। अच्छा, ये कंपैरिजन आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ से भी इम्पॉर्टेंट है। एडवांटेजेस, ब्रिज रेक्टिफायर के क्या एडवांटेज हैं, ठीक है। पहले तो इसका डिसएडवांटेज देखेंगे, तो इसमें 4 डायोड आप यूज कर रहे हैं, जो आपको देखने में लगेगा कि जो है ये 2 डायोड से आपका काम चल जा रहा है फुल वेव रेक्टिफायर में। तो ब्रिज रेक्टिफायर में हम क्यों 4 डायोड यूज करें, है ना। 4 डायोड यूज करने के मतलब सर्किट महंगा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली देखिए यहाँ पे जो मेन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये देखना है आपको कि डायोड आपका 4 लगे 6 लगे इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डायोड का जो वैल्यू होता है इसका 2 से 4 रुपये होता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक ना। 2-4 डायोड बढ़ जाएगा सर्किट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका ओवरऑल कॉस्ट इंक्रीज नहीं होगा। मेन कॉस्ट जो होता है ये ट्रांसफार्मर का होता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर पे हमें फोकस करना है कि ट्रांसफार्मर ऐसा यूज करो जो सस्ता हो, यानी उसकी कॉस्ट ज़्यादा ना हो, और साथ ही साथ जो है उसका परफॉर्मेंस, इसको डिजाइन करने में कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, सिंपल ट्रांसफार्मर हो। अगर सेंटर टाइप होगा, बीच में से आप एक और वायर कनेक्शन निकालना होगा, तो वो कॉम्प्लेक्स ट्रांसफार्मर हो जाता है, सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर, इसीलिए वो महंगा हो जाता है, ठीक ना। तो हम यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर में ये कोशिश करते हैं कि जो पहले सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर यूज हो रहा था उसको रिमूव करके यहाँ सिंपल ट्रांसफार्मर यूज करें,
ठीक ना। तो ओवरऑल कास्ट आपका जो है रिड्यूस हो जाएगा, यानी सर्किट ये चीपर हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ ये हमने देखा। तो इसमें क्या है एडवांटेज में, देखिए पढ़िए, नो सेंटर टैप इज रिक्वायर्ड इन सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर, हेंस व्हेन वेर पॉसिबल एसी वोल्टेज कैन डायरेक्टली बी अप्लाइड टू ब्रिज रेक्टिफायर। पहला फायदा ब्रिज रेक्टिफायर क्या है कि इसमें सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज नहीं होता है, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाता है। और दूसरी बात ये भी है कि कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जहाँ पे एसी वोल्टेज को डायरेक्टली भी रेक्टिफायर पे अप्लाई किया जा सकता है कुछ एप्लीकेशन में, ठीक ना। सेकेंड एडवांटेज क्या है, द करंट इन सेकेंडरी कॉइल इज इन अपोजिट डायरेक्शन इन टू हाफ साइकिल, हेंस नेट डीसी कंपोनेंट इज जीरो व्हिच रिड्यूसेस द लॉसेस। सर्किट से देखिए, सर्किट में हमने देखा है कि फर्स्ट हाफ साइकिल में जो करंट का डायरेक्शन है ये यहाँ से आपका ये फ्लो हो रहा है, ठीक ना, यानी लो से अप इस डायरेक्शन में आपका फ्लो हो रहा है। और सेकेंड केस में हमने देखा करंट आपका डाउन टू अप आ रहा है, ये करंट आ रहा है आपका, यानी एक ही कॉइल में करंट एक बार नीचे से ऊपर जा रहा है, दूसरे हाफ साइकिल में ऊपर से नीचे आ रहा है। तो इसका क्या फ़ायदा है कि ये जो करंट है, ठीक ना, ये प्योर एसी या प्योर डीसी नहीं है, इसमें एसी और डीसी दोनों करंट हैं। तो डीसी करंट एक बार फर्स्ट हाफ साइकिल में नीचे से ऊपर जा रहा है और सेकंड हाफ साइकिल में ऊपर से नीचे आ रहा है, तो डीसी कंपोनेंट की वजह से जो इस सेकेंडरी में जो लॉस है वो जीरो है, क्योंकि डीसी कंपोनेंट टोटल जीरो हो जा रहा है, एक बार ऊपर से नीचे एक बार नीचे से ऊपर, तो कंप्लीट हाफ साइकिल में आपका डीसी कंपोनेंट रिड्यूस हो जा रहा है, ठीक ना। फर्स्ट हाफ साइकिल में नीचे से ऊपर, सेकंड हाफ साइकिल में ऊपर से नीचे, तो रिड्यूस हो जाएगा, तो डीसी कंपोनेंट रिड्यूस हो जाएगा, तो यानी डीसी की वजह से जो लॉस है वो जीरो हो जाएगा। यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि करंट इन सेकेंडरी कॉइल इन अपोजिट डायरेक्शन इन टू हाफ साइकिल, हेंस नेट डीसी कंपोनेंट इज जीरो व्हिच रिड्यूसेस द लॉसेस। एक फायदा ये हो गया। नेक्स्ट एंड थर्ड इसका जो है एडवांटेज क्या है, फायदा क्या है, एज टू डायोड्स कंडक्ट्स इन सीरीज इन ईच हाफ साइकिल। फिर सर्किट से देखिए कि एक हाफ साइकिल में आपका दो डायोड कंडक्ट होने सीरीज में, यहाँ से देखिए D1 और D3 सीरीज में है, एक साथ साथ ही कंडक्ट हो रहे हैं। इसी तरीके सेकंड हाफ साइकिल में D2 और D4 आपका कंडक्ट हो रहा है सीरीज में। तो इसकी वजह से क्या फायदा हो जा रहा है, इनवर्स वोल्टेज अपीयरिंग अक्रॉस द डायोड गेट शेयर्ड, यानी आधा आधा दोनों बढ़ जाता है, हेंस द सर्किट कैन बी यूज्ड फॉर हाई वोल्टेज एप्लीकेशन। यानी दो डायोड आपका सीरीज में यूज हो रहा है, तो टोटल जो इनवर्स वोल्टेज है वो दोनों डायोड में शेयर हो जा रहा है, यानी आधा आधा बढ़ जा रहा है। इसकी वजह से ये इसका फायदा ये है कि ब्रिज रेक्टिफायर कैन बी यूज्ड फॉर हाई वोल्टेज एप्लीकेशन, यानी हाई वोल्टेज एप्लीकेशन पे आप यूज कर सकते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। तो ये तीन एडवांटेज आपके ब्रिज रेक्टिफायर के हैं, जो आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरव्यू में भी कभी कभी पूछा जाता है, और आप जो कोर्स अगर कर रहे हैं तो वहाँ पे भी तो आता है कि ब्रिज रेक्टिफायर और सेंटर टैप रेक्टिफायर में क्या डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस है या ब्रिज रेक्टिफायर का सेंटर टैप रेक्टिफायर के ऊपर एडवांटेज है, तो इसको याद रखिएगा। अच्छा, सेम एज फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर ब्रिज वेव रेक्टिफायर में क्या कॉमन होगा, वेव फॉर्म कॉमन होगा। वेव फॉर्म जो बनेगा आउटपुट पे इनपुट में ये सेम होगा। आईडीसी को जो कैलकुलेट किए ये भी सेम है, डीसी वोल्टेज भी सेम है, आरएमएस करंट भी सेम होगा, आरएमएस वोल्टेज भी सेम होगा, रिपल फैक्टर भी सेम होगा, फॉर्म फैक्टर और क्रेस्ट फैक्टर का फार्मूला और वैल्यू एकदम सेम होगा, इफिशियंसी सेम होगी और ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्शन सेम होगा। इसको हम दोबारा कैलकुलेट करने नहीं जा रहे हैं। डिफरेंस क्या आएगा ये इंपॉर्टेंट है, पीक इनवर्स वोल्टेज जो है ये डिफरेंस होगा, यानी पीक इनवर्स वोल्टेज इन ब्रिज रेक्टिफायर केस इज इक्वल टू Vm, इनपुट का पीक वोल्टेज है ये Vm। फुल वेव रेक्टिफायर के केस में क्या है, ये 2Vm है, ये आप जानते हैं PIV, और हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में ये Vm है। तो इन तीनों को याद करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन Vm के केस में एक कंडीशन है, व्हेन ऑल डायोड्स आर आइडेंटिकल, मतलब डायोड आइडेंटिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक सिलिकॉन डायोड यूज कर लो, एक जर्मेनियम डायोड यूज कर लो, ठीक ना। ये चारों डायोड जो है वो आइडेंटिकल होना चाहिए, तभी ये पीक इनवर्स वोल्टेज इक्वल टू Vm फार्मूला सही होगा, वैलिड होगा। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने रेक्टिफायर पढ़ा, जिसमें फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर, तीनों रेक्टिफायर
का वर्किंग पढ़ा और डिजाइन, ये रेक्टिफायर कैसे डिजाइन होता है, वर्क कैसे करता है, इसका आउटपुट पे जो करंट वोल्टेज है उसका शेप साइज क्या होगा, और परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हम लोगों ने देखा इसमें डीसी करंट, डीसी वोल्टेज, आरएमएस करंट, आरएमएस वोल्टेज, रिपल फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, क्रेस्ट फैक्टर, इफिशियंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेकंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे, क्लिपर एंड क्लैम्पर। थैंक यू। ओके, लेक्चर इंटरेक्टिव होना चाहिए। आप लोग को कहीं भी डाउट हो या कुछ कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिखिए और हम रिप्लाई करेंगे। लेक्चर से रिलेटेड कुछ भी फीडबैक हो तो प्लीज़ लेक्चर इम्प्रूव करने में हेल्प करिए, और कॉन्सेप्ट अगर क्लियरली समझ में आ रहा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी सेंड करिए।